नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे डाटा का सारणीयन एवं आरेखी प्रस्तुतिकरण। आपके सिलेबस में जो है वो केवल डायग्रामेटिक है, लेकिन हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उसमें से बनते हैं। और हम ये अंतर भी देखेंगे आज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा, मतलब आरेखी प्रस्तुतिकरण और आलेखी प्रस्तुतिकरण में क्या अंतर है, और सारणीयन की क्यों आवश्यकता है, डेटा को टेबुलेशन सारणीयन क्यों आवश्यक है डेटा का। तो ये आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि डेटा क्या है, डेटा का वर्गीकरण अपन ने पढ़ा। अब वर्गीकरण के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका टेबुलेशन, उसका सारणीयन। आपने डेटा को वर्गीकृत किया, उसका जब तक आपके पास कोई सारणी नहीं होगी आप उसको ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए डेटा का सारणीयन आवश्यक है। तो मैं आपको एक टेबल का एग्जांपल दिखा देता हूं कि टेबल किस तरह की होती है। ये है हमारी डेटा टेबल। डेटा टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका डेटा का शीर्षक। आपका बिना शीर्षक की टेबल आपको कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाएगी। आप उसमें से जब आप उसको समझाने लगोगे टेबल को, तो आपको ये बहुत दिक्कत आएगी अपने श्रोता को या अपने दर्शक को ये बताने में कि ये टेबल किस चीज की है। तो सबसे पहले उसका शीर्षक और उसकी तालिका संख्या। तालिका संख्या इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई टेबल्स हो सकती है कि एक ही शीर्षक की कई टेबल्स हों, तो उसमें तालिका संख्या भी दी जाती है। फिर आता है कैप्शन। कैप्शन टेबल का वो पार्ट होता है जो टेबल के कॉलम्स को डिफाइन करता है। ये टेबल के कॉलम्स हैं, इनको डिफाइन करने वाला जो पार्ट होता है, जो वर्ड होता है, जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है, उसे कैप्शन कहते हैं। जो कॉलम्स को डिफाइन करता है, कॉलम्स को परिभाषित करता है। एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है स्टब। स्टब होता है रोज को डिफाइन करने वाला। जो टेबल की पंक्तियां हैं उनको डिफाइन करता है स्टब। अधिकांशतः स्टब सीरियल नंबर ही होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है सीरियल नंबर हो। ये जैसे अपन बात करें कक्षा में बच्चों की और उनके प्राप्तांकों की, तो जब वो टेबल बनती है तो वहां पर रोल नंबर अधिकतर स्टब होता है। स्टब नेम भी हो सकता है, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ एम्प्लॉय। जो टेबल है और जो लेफ्ट मोस्ट जो कॉलम होता है अधिकतर वो ही स्टब होता है। जो सबसे बाईं ओर जो कॉलम है वही टेबल का स्टब कहलाता है। अब इसका मुख्य भाग है बॉडी। वो है इसकी सूचना। जो आपको टेबल में जो सूचना होती है, जो संख्याएं होती हैं, वो इसका मुख्य भाग कहलाता है टेबल का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए बच्चों ये ध्यान रखना कि ये सभी चीजें आपको एज इट इज टेबल के पार्ट्स ये आपको सभी याद होने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और ये हर एग्जाम में आया है। लास्ट में इसमें होता है फुटनोट। कोई भी डिटेल अगर टेबल में देनी होती है जिसके बारे में ऊपर न बताया गया हो, कोई विवरण हो किसी चीज का डिस्क्रिप्शन हो, तो वो फुटनोट में दिया जाता है। तो ये है टेबल के पार्ट्स। ये यहाँ पर अपन देख सकते हैं। पहला है तालिका संख्या। तालिका संख्या इसलिए जरूरी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि उससे यूनिकनेस रहे। एक ही टॉपिक की अगर 3-4 टेबल्स हों तो अपने को ये पता रहे कि टेबल नंबर 1 कौन सी है, टेबल नंबर 2 कौन सी है। तालिका का शीर्षक ये अति महत्वपूर्ण है। इसके बिना श्रोता दर्शक आपकी तालिका को पढ़ने वाला व्यक्ति भ्रमित हो सकता है कि ये तालिका किस चीज के बारे में है। कैप्शन। कैप्शन का जैसे मैंने बताया कि ये होता है कॉलम का शीर्षक, कॉलम को दर्शाने वाला शब्द, वाक्य, जो भी उसको कॉलम को डिफाइन करता है। स्टब। स्टब क्या है? पंक्तियों की व्याख्या करने वाला स्टब कहलाता है।
तालिका का मुख्य भाग में तालिका की सबसे महत्वपूर्ण भाग यही होता है और इसमें डेटा होता है। और इसके बाद होता है फुटनोट। तो इस तरीके से ये हमारे पार्ट्स ऑफ टेबल हैं। टेबल की विशेषताएं कि टेबल आवश्यक क्यों है। एक तो डेटा को वो आकर्षक बनाता है। टेबल डेटा को आकर्षक बनाती है। अगर डेटा को बिना टेबल के ही यूं ही अगर सिलसिलेवार या किसी भी तरीके से पंक्ति में इस तरह से लिख दिया जाए तो उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और वो पढ़ने में इतना अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए टेबल की पहली विशेषता है उसका आकर्षण। समुचित आकार। एक डेटा को अगर बिना टेबल के लिखा जाए तो वो बहुत ही बेतरतीब तरीके से रखा हुआ होगा। उसको किसी भी आकार में डिफाइन नहीं किया जा सकता, टेबल के द्वारा ही उसको आकार दिया जाता है। संपूर्ण सूचनाएं। टेबल के अंदर संपूर्ण सूचनाएं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आपको जिस डिटेल जो आपको चाहिए वही आपने टेबल से छोड़ रखी हो। तो ये टेबल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें सूचनाएं संपूर्ण होनी चाहिए। स्पष्टता। कॉलम हेडिंग्स जिन्हें हम कैप्शन बोलते हैं और स्टब रो हेडिंग्स वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए ताकि किसी को ये कंफ्यूजन न हो डेटा को पढ़ने में, कि बाइफिकेशन करने में कोई दिक्कत न हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। टेबल बनाते वक्त ये विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि आगे उसके जो भी टेबल के यूज होंगे वो जैसे उसमें आगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको उसमें करने हैं तो उस टेबल का इस तरीके से नियोजन किया जाना चाहिए कि वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने में उस टेबल के साथ वापस से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज न करनी पड़े। तुलना की सुविधा। स्टब और कैप्शन इस तरीके से नियोजित होने चाहिए कि वो तुलनात्मक भी हों। उद्देश्य के अनुकूल। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका जो उद्देश्य था डेटा पे जो आप एनालिसिस कर रहे हो उसका जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो रहा है या नहीं आपकी टेबल से। कहीं ऐसा तो नहीं है टेबल आपने जो बनाई है वो आपके उद्देश्य से अलग हो, बहुत अच्छी है लेकिन उससे उद्देश्य परिपूर्ण नहीं हो रहा हो। तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है। ये टेबल की विशेषताएं हैं। इसके लाभ क्या क्या हैं, सारणी से हमें क्या लाभ हैं, ये इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक तो ये संदर्भ में सहायक है। जब आप किसी से डेटा के बारे में बात करते हैं, डेटा के बारे में चर्चा करते हैं तो उसके रेफरेंस के लिए आपके पास अगर टेबल होती है तो आपको बहुत ज्यादा उसके व्याख्यात्मक विवरण की जरूरत नहीं होती। आप टेबल से उसको संदर्भित कर सकते हैं। सांख्यिकीय गणना में सहायक। टेबल जैसा कि आप आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे देखेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में और डिस्पर्सन में, इनमें आप देखेंगे कि टेबल के साथ जब आप डेटा के साथ कैलकुलेशंस डेटा में आगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं तो वो बहुत ही आसान हो जाते हैं। जब आपके पास टेबल्स में डेटा होता है तो आपको किसी भी चीज की कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा उसको बार बार अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती डेटा को, क्योंकि वो पहले से सुनियोजित रहता है टेबल के अंदर। तो जब आप उसमें आगे फर्दर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाएंगे, कुछ भी उसके साथ कैलकुलेशंस करेंगे तो उसमें केवल आपको एक कॉलम ऐड करते हुए आप उसके अंदर आगे की गणनाएं कर सकते हैं। इसलिए इस सांख्यिकी की गणना में बहुत सहायक होती है। वर्गीकरण में सहायक। जो इसके कैप्शंस हैं, कैप्शंस इसमें डेटा को वर्गीकृत करने में सहायता प्रदान करते हैं। समझने में सरलता। डेटा को समझने में बहुत सरलता मिलती है किसकी सहायता से, टेबल की सहायता से, सारणी की सहायता से। डेटा को आप बहुत इजीली आप अपने आंखों से मतलब उसको बहुत ज्यादा आपको व्याख्यात्मक विवरण उसका पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर टेबल है तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। समय व श्रम की बचत। जैसा कि अभी अपन ने सारी बात की कि बार बार कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़े, बार बार हमें उसके व्याख्यात्मक विवरण नहीं देखने पड़े, इसलिए टेबल्स सुलभ होती है, सहायक होती है इसमें।
श्रम और समय की बचत करने में, तुलना करने में सहायक। जैसा कि ये कैप्शंस हैं, अभी बात हुई, कैप्शंस की वजह से डेटा तुलनात्मक अध्ययन डेटा का बहुत आसानी से किया जा सकता है। सारणियन के उद्देश्य, उद्देश्य में आपको मेन जो याद रखने की बात है, सूचनाओं को बोधगम्य बनाना। मतलब सूचनाएं आप जब प्रेषित कर रहे हैं किसी को, तो जब टेबल के माध्यम से सूचनाओं को प्रेषित करोगे तो वो आसानी से सामने वाले को समझ में आएगी। सामग्री को सुव्यवस्थित करना, अरेंज्ड होगा डेटा, जब टेबल में होगा तो वो अरेंज्ड होगा, वो बंधा हुआ होगा कैप्शंस और स्टब से। सामग्री की विशेषताओं को स्पष्ट करना, डेटा की जो विशेषताएं हैं, जो स्पेसिफिकेशंस हैं, वो उसके कैप्शन और स्टब से क्लियर हो जाते हैं जब इसको टेबल में लिया जाता है। सामग्री की संक्षिप्तीकरण, जो सामग्री व्याख्यात्मक विवरण में हो सकता है कि 2-3 पेज में आ रही हो, अगर जैसे हम बात करें कि कक्षा में सभी छात्रों के प्राप्तांक, अगर उसको बिना सारणी के अगर हमें दिखाना पड़े, तो सभी विषयों के, एक एक विद्यार्थी के सभी विषयों के अंक हमें लिख के देने पड़ेंगे कि जैसे सपोज एक्स बालक के गणित विषय में 100 में से 46 अंक प्राप्त हुए, फिर दोबारा एक्स बालक के विज्ञान विषय में 100 में से 52 अंक प्राप्त हुए। तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस होती है जिसको कि आप टेबल के माध्यम से बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से, यहाँ पर उसका विद्यार्थी का नाम होगा, यहाँ विषय होंगे और पूर्णांक और प्राप्तांक होंगे, जैसा कि आपने मार्कशीट्स में देखा है। तो इसलिए टेबल्स बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। और मैं इसका उद्देश्य एक और महत्वपूर्ण है, तुलना करने योग्य डेटा को तुलना करने योग्य बनाना। तो ये तो था बच्चों टेबुलेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि टेबुलेशन से भी आगे, टेबुलेशन में केवल डेटा फिगर्स होते हैं, उससे आगे और ज्यादा बोधगम्य, और ज्यादा सुलभ, और ज्यादा उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो उसमें आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, समंकों का आलेखी प्रस्तुतिकरण। अब समंकों का आलेखी प्रस्तुतिकरण क्या होता है, ये वैसे सिलेबस में लाइन में नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चंस आते हैं। आलेखी और आरेखी प्रस्तुतिकरण, ये दो तरीके के प्रस्तुतिकरण है, तो ये आपको छोड़ना नहीं है ये पार्ट, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक किसी ने कहा है कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। आप चित्र से जो चीज समझा सकते हैं वो 1000 शब्दों से भी नहीं समझा सकते, ये सत्य है। आपने कई बार देखा होगा कि अ, अखबार में जो चीज 2-3 कॉलम में लिखी होती है, वो उसके कार्टून या उसके चित्र उसके साथ जो दिया होता है, उससे वो बहुत ही आसानी से समझी जा सकती है। तो यही चित्र का काम होता है। और आलेखी प्रस्तुतिकरण डेटा का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण ही है। उसको हम समझेंगे, उसके कई तरीके हैं, उसके कई स्टेटिस्टिकल मेथड्स हैं, सांख्यिकीय तरीके हैं, वो हम आज इस पे चर्चा करेंगे। तो पहला तो है रेखा आरेख, लाइन ग्राफ, डेटा का आलेखी आरेखीय प्रस्तुतिकरण में हम पहला देख रहे हैं, आलेखीय प्रस्तुतिकरण में सॉरी, लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है कि दो एक्सिस पे, एक्स और वाई, दो एक्सिस पे डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है लाइन ग्राफ। अब इसमें जैसे हम एग्जांपल लें कि वर्षवार स्टील का उत्पादन लाख टन में, ये जो टेबल है उसके एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। तो 1990 से लेके 1996 तक के इसमें स्टील के उत्पादन की संख्या दी हुई है, इसमें फिगर दिया हुआ है लाख टन में। उसको अगर हम लाइन ग्राफ में प्रस्तुत करें तो कैसे करेंगे, एक्स पे, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे वर्ष 1990 से 1996, और
वाई पे लेंगे हम मैट्रिक टन उत्पादन, लाख टन, सॉरी लाख टन उत्पादन। और जहां जहां जैसे 1990 में उत्पादन था 10 लाख टन, 1991 में था 25 लाख टन, तो वहां वहां इसको बिंदु किए जाएंगे। और इन बिंदुओं को अब लाइन के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, इसे ही रेखा आलेख कहते हैं। तो ये स्पष्ट हुआ रेखा आलेख। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं आलेखीय प्रस्तुतिकरण के। केवल आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए, नाम पता होने चाहिए कि किस किस तरीके के आलेखीय प्रस्तुतिकरण होते हैं और वो क्यों किए जाते हैं। आयत चित्र, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलेखीय प्रस्तुतिकरण है, जिसके माध्यम से बहुत ही सांख्यिकीय सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है चित्र के माध्यम से। यह एक आयत चित्र होता है और इनकी ऊंचाई और चौड़ाई आयतों की ये विद फॉर्मूला स्टैटिस्टिकल मेथड से निकाली जाती है। आयत चित्र के अंदर ऊंचाई का फॉर्मूला होता है वर्ग की बारंबारता गुणा समंकों में न्यूनतम वर्ग अंतराल उसके डिवाइडेड बाई वर्ग अंतराल। इस फॉर्मूले के माध्यम से आयत की ऊंचाई ज्ञात की जाती है और उस ऊंचाई को चित्र में दर्शाया जाता है। और उस आयत का क्षेत्रफल उससे संबंधित बारंबारता का अनुपातिक होता है। ये जब इस फॉर्मूले से निकलेगा तो ऑब्वियसली इसकी बारंबारता के अनुपातिक ही होगा। इस तरीके से हम आयत चित्र बनाते हैं। ये 500 से 550 तक की फ्रीक्वेंसी का, 600 से 650 तक की फ्रीक्वेंसी का, 700 से 750, 800 से 850। इसके बीच में ये रह गया, इसमें क्लियर नहीं आ रहा है, 550 से 600, ये है 650 से 700, ये है 750 से 800। तो इस तरीके से आयत चित्र बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बारंबारता बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इससे जस्ट एक स्टेप आगे है हिस्टोग्राम से, जो अभी हमने पढ़ा आयत चित्र से, कि जो आयत चित्र में हमें आयत प्राप्त हुए हैं उनके मध्य बिंदुओं को, आयत के सभी हाइट के मध्य बिंदुओं पे एक चिन्ह अंकित करके इनको स्केल के माध्यम से जोड़ देना। तो ये जो ग्राफ प्राप्त हुआ है इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये बारंबारता को दर्शाता है, बारंबारता को दर्शाने वाला एक बहुभुज है जो उस टेबल के बारंबारता को दर्शा रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। फ्रीक्वेंसी कर्व, बारंबारता वक्र। बारंबारता वक्र और बारंबारता बहुभुज में मात्र फर्क इतना है कि जो बारंबारता बहुभुज था उसमें बिंदुओं को स्केल के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि बारंबारता कर्व में फ्री हैंड उन बिंदुओं को जब जोड़ते हैं और जो कर्व प्राप्त होता है उसे फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। अब आगे चलते हैं संचयी बारंबारता वक्र या तोरण। और इसे एग्जाम में हो सकता है आपको ओगिव के नाम से ही हिंदी में पूछा जाए। हिंदी में इसे तोरण कहते हैं, लेकिन कई बार ये ओगिव के नाम से ही पूछा जाता है। इंग्लिश का जो इसका प्रचलित नाम है ओगिव, उसी के नाम से पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसे ओगिव भी कहते हैं। ये क्या होता है? एक संचयी बारंबारता वक्र के आलेख को त्वरण कहते हैं। कैसे? बारंबारता वक्र से कम या से अधिक और उसी प्रकार कम या से अधिक को, जब दो बारंबारता वक्र बनाए जाते हैं, पहला जो कि उस पर्टिकुलर क्लास की, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में
उससे अधिक के बारंबारता को जोड़ा जाता है और एक उससे कम के बारंबारता को जोड़ा जाता है। इस प्रकार जो कर्व प्राप्त होता है, दो कर्व प्राप्त होते हैं, उसे ऑगिव कहते हैं। और ये जो बिंदु आता है इससे हमें प्राप्त होता है मीडियन। तो आलेखीय प्रस्तुतिकरण इसलिए भी डिफरेंट होता है आरेखीय प्रस्तुतिकरण से, क्योंकि ये संख्यात्मक विवेचन के लिए भी उपयोग में लिए जाते हैं। इससे आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, जबकि ऐसा आरेखीय प्रस्तुतिकरण में ऐसा नहीं होता है। विश्लेषण आरेखीय प्रस्तुतिकरण द्वारा विश्लेषण नहीं किया जा सकता, आलेखीय प्रस्तुतिकरण द्वारा किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे आरेखीय प्रस्तुतिकरण, जो कि आपके सिलेबस में है। आरेखीय प्रस्तुतिकरण क्या होता है कि एक आरेख सांख्यिकीय समंकों का चाक्षुण प्रस्तुतिकरण होता है, जो आंखों से, जिसका आप रीड कर सकते हो, मतलब केवल आप कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है, सीधा आप केवल देख के उसके बारे में समझ सकते हो। चित्रात्मक जो विवरण होता है उसे चाक्षुण प्रस्तुतिकरण कहते हैं। सबसे पहला इसमें है बार डायग्राम। बार डायग्राम हिस्टोग्राम से अलग है। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक बिल्कुल आनुपातिक तौर पे दर्शाता है, जबकि बार डायग्राम में ऐसा नहीं है। बार डायग्राम की हाइट जरूर उसके वो जो उसकी बार की जो हाइट होगी वो जरूर उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, लेकिन उसकी चौड़ाई का उससे कोई लेना देना नहीं है। बार डायग्राम की चौड़ाई आप कम या ज्यादा अपने अनुसार रख सकते हैं, जिस हिसाब से आपको सहज हो। तो ये तो था बार डायग्राम। दूसरा होता है कंपोनेंट बार डायग्राम। बार डायग्राम का ही आगे का रूप, जिसके अंदर की अगर मान लो हमारे पास एक ही उसके अंदर डेटा के अंदर 4 या 5 उसके सब कंपोनेंट हों, तो उन कंपोनेंट को एक ही बार में दिखाने के लिए अलग अलग कलर से या अलग अलग नोटेशन से उसके अंदर दर्शाया जाता है। जैसे टेलीविजनों की संख्या का ये डेटा है। टेलीविजनों की संख्या 1995 में, 1996 में और वर्ष 1997 में। लेकिन उसके साथ टेलीविजनों की संख्या के लिए उन्होंने पार्ट भी बांट दिए उस डिस्ट्रिक्ट के, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और नॉर्थ। अब 1995 में साउथ में, नॉर्थ में कितने टीवी थे, ये संख्या इसको अलग कलर से दर्शाएगी उसी बार के अंदर। उसके ऊपर दूसरी बार होगी, वो आपको साउथ के टेलीविजनों की संख्या दर्शाएगी, उसके ऊपर ईस्ट और वेस्ट। इस प्रकार से टोटल टीवी नंबर ऑफ टीवीज तो आ गया 1995 का, लेकिन उसके जो अलग अलग कंपोनेंट हैं वो दर्शा रहे हैं कि किस पार्ट का फिगर है, ये किस पार्ट की संख्या दर्शाता है। तो इसे कहते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम। अब इसमें आगे चलेंगे मल्टीपल बार डायग्राम। इसमें क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स थे वो तो एक के ऊपर एक नियोजित किए गए थे बार डायग्राम में, इसमें उसको एक के बगल में दूसरा रखते हुए नियोजित किया जाता है। इसको कंपोनेंट बार डायग्राम कहते हैं। जैसे ये डेटा है और इसमें टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट, ये तीन फिगर्स हैं हमारे पास, जो कि जब अगर हमें सभी कंपोनेंट्स को मिलाकर अगर टोटल दर्शाना हो, तब हम उसका यूज लेते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम का। लेकिन अगर उनका टोटल का कोई ताल्लुक नहीं हो, कि उन तीनों से मिलके कोई टोटल नहीं बन रहा हो, वो तीनों अलग अलग चीज हो, तब हम लेते हैं मल्टीपल बार डायग्राम, जो कि यहाँ दर्शाया हुआ है। ये है टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू इस कलर में दर्शाई गई है, टोटल कॉस्ट डार्क ब्लैक कलर में दर्शाई गई है और प्रॉफिट व्हाइट कलर में दर्शाया गया है। और ये 1990 का है। फिर इसी तरीके से 1991 के तीन बनेंगे और उसी तरह से 1992 के भी तीन बनेंगे। तो इस हिसाब से जब डेटा को दर्शाया जाता है उसे मल्टीपल बार डायग्राम कहते हैं। आगे हम आरेखीय प्रस्तुतिकरण में चलेंगे तो इसमें आता है पाई चार्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। क्षेत्रफल आरेख या वृत्त, एरिया डायग्राम ऑब्लिक पाई चार्ट। वृत्त आरेख क्या होता है कि जो आपके एक वृत्त के अंदर
पार्ट जो क्षेत्रफल के पार्ट वाइज परसेंटेज के हिसाब से जो इसके पाई चार्ट बने हैं वो उसके क्षेत्रफल को दर्शाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं आपके कंपोनेंट की। इसका सीधा सा फॉर्मूला है विघटन का अंश बटा कुल, कुल कितना था, और गुणा 360 डिग्री। इससे आपका ये एंगल प्राप्त होता है, उसके हिसाब से पाई चार्ट का निर्माण किया जाता है। और जो उसका प्रतिशत होगा, जैसे कोई हमारा डेटा था ए, बी, सी और डी, इनका जो टोटल होगा उस टोटल के हिसाब से जो परसेंटेज आएगा ए बटा टोटल, यहां पर आएगा ए डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100%। ये जो परसेंटेज आएगा वो इस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये पाई चार्ट होता है। ये जब हम इसको अधिकांश इसको हम जब यूज लेते हैं जब हमारे को किसी का कंपोनेंट दिखाना हो कि एक जो टोटल है उसमें से आपके किस किस भाग में कितना कितना प्रतिशत खर्चा हुआ, कितना कितना प्रतिशत उसका उसमें योगदान है, इस प्रकार के डेटा को जब दर्शाना हो तो पाई चार्ट यूज में लेते हैं। आगे चलते हैं तो इसमें आता है चित्रलेख तथा सांख्यिकीय मानचित्र। इसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन यूज लिए जाते हैं। इसमें इनोवेटिव आजकल तो कंप्यूटर के माध्यम से इसमें बहुत ज्यादा इसमें जो आजकल आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, इन पे ये अधिकतर अधिकांश इसी तरह के पिक्टोग्राफ यूज लिए जाते हैं, जिनमें सांकेतिक तौर पे जिस वस्तु का आपको संख्या दर्शानी है, जिस वस्तु की आपको वहां विवरण करना है, डेटा दिया हुआ है, उस वस्तु का सांकेतिक रूप लेकर उसकी साइज को छोटी बड़ी करते हुए जो ग्राफ बनाया जाता है, जो डायग्राम बनाया जाता है, उसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। आगे है कार्टोग्राम। कार्टोग्राम भी एक तरीके का आरेख है। ये मानचित्र पे अलग अलग रंग से या अलग अलग साइज से किसी चीज को, किसी डेटा को दर्शाना, इसे कार्टोग्राम कहते हैं। अब जहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिया लैंड एरिया, ये एक कार्टोग्राम है जिसमें अलग अलग कलर द्वारा अलग अलग स्टेट्स को दर्शाया गया है। इसी तरीके से ये अफ्रीका के डेटा का है, और अलग अलग डेटास का जो मैप के ऊपर जब डेटा का आलेखन किया जाता है उसे मानचित्र चार्ट या कार्टोग्राम कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज हमारा डेटा का टेबुलेशन, सारणीयन और आलेखी प्रस्तुतिकरण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।